बायोलॉजी। बच्चे 10th पास करके 11th में आ रहे हैं, तो 11th में उनको सब्जेक्ट चूज करनी पड़ती है कि बायो ले, फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, तो ये सब इनको देखना पड़ता है, ठीक है ना। अब कई बच्चे मैथ्स में जाते हैं, कई लोग है ना बायो लेना चाहते हैं पर ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो डर जाते हैं कि इनके वर्ड्स इतने बड़े बड़े याद कैसे करें, ये वो, तो वो नहीं ले पाते हैं। तो है ना, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इनके लैटिन वर्ड्स होते हैं। साइंस में सबसे हर चीज़ का है ना लैटिन वर्ड होता है, जो भी बड़ा है उसका लैटिन वर्ड निकाल लो जिससे आप अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। अपन साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द लिविंग वर्ड्स। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये अपन को कवर करने हैं। तो सबसे पहले कोई आपसे पूछ ले कि आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले बायोलॉजी का मतलब क्या है, तो ये बायो का लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। अब बायो का मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। तो इसका पूरा मतलब हो गया जीवों का अध्ययन। अपन पूरी बायोलॉजी में है ना अपने बारे में ही पढ़ेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स बड़े बड़े प्रोफेसर बनाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले, आप लोगों को पता है ये चैप्टर क्यों रखा गया है? सबसे पहले ये चैप्टर इसलिए रखा गया है क्योंकि बेसिक्स ही नहीं आएंगे तो आप लास्ट के क्या पढ़ोगे? लास्ट से पढ़ सकते हो चैप्टर, पर वो काम नहीं देगा फिर, इसलिए सबसे पहले बेसिक जरूरी होता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या होता है? जीवों का अध्ययन। अब बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे साइंस के पार्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब जैसे इसके पार्ट्स हैं साइंस के, ऐसे ही बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, मेन 2 पार्ट्स हैं। मेन बता रही हूँ, वैसे तो बहुत से हैं, मेन 2 पार्ट्स हैं। कौन से हैं? जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। ये 2 पार्ट्स हैं बायोलॉजी के, 2 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है ना। अब जूलॉजी में अपन सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉटनी इसका ही एक पार्ट है। अब कोई पूछ ले आपसे बायोलॉजी को बनाया किसने है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी है अपने फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है अपने? एरिस्टोटल। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, इन्होंने ना मतलब बहुत सी बुक्स लिखी है, और बायोलॉजी के फादर यही माने जाते हैं। जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल ही है, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी के कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी के कौन है? एरिस्टोटल है, ठीक है ना। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। आप इसको आधा याद कर सकते हो, थियो और फ्रेस्टस, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो आप। अब अपन ये टॉपिक्स जो है थोड़ा थोड़ा करके हर एक वीडियो में कवर करते हैं। अभी तो ये थोड़ा कंटिन्यू करते हैं अपन इसको, ठीक है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इंट्रो। तो फ्रेंड्स आप लोग है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको वो कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स में काम आएंगे आपके। मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना आगे वीडियो में, ठीक है। तो आ चुके हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब पूछते रहे कोई, देखो बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन? लिविंग के बारे में, ठीक है ना। तो अब कोई पूछ रहे व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग क्या है? अब देखो जैसे अपन ये थोड़ा पढ़ के इसके बारे में बताती हूँ आपको। ग्रोथ इज यूजुअली डिफाइंड बाय द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ है ना ज्यादातर क्या डिफाइन करती है? अबाउट द इंक्रीज इन नंबर, मतलब जो भी अपने ये ऑर्गेनिज्म है इनके नंबर जो इंक्रीज हो रहे हैं, इनके बारे में, मास के बारे में, इनके बारे में जो है लिविंग अपन को बता रही है। ग्रोथ अपना यही बात डिफाइन करिए, ठीक है। तो ग्रोथ एक स्पेशल इंडिकेटर नहीं है कि अपन पता लगा सके कि कोई चीज़ लिविंग है, क्योंकि इसमें तो ऐसे कह रहे हैं कि लिविंग वही होगा जो ग्रोथ करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, ये चीज़ें करेगा, वही लिविंग है। नहीं, ग्रोथ तो अपने कौन भी करता है, अपने ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी ग्रोथ दिखा रही हैं। जैसे some of the non-living things also seems to grow in size due to accumulation of particles के accumulation की वजह से नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है ग्रोथ दिखा रही है। जैसे माउंटेन्स, ठीक है ना, माउंटेन्स बढ़ते रहते हैं तो क्या वो लिविंग हो गए? नहीं हुए ना। इसलिए अपन ग्रोथ को कभी भी एक लिविंग में नहीं ले सकते हैं, मतलब ये एक स्पेशल इंडिकेटर नहीं है, सही इंडिकेटर नहीं है, ये सही क्राइटेरिया नहीं है जिससे अपन बता सके कि ग्रोथ जो है लिविंग बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है लिविंग बीइंग ग्रो फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू सेल डिवीजन। अब ह्यूमंस जो है एक सर्टेन एज तक ही मतलब उनकी ग्रोथ होती है, उनके सेल्स जो हैं वो तो बढ़ते अंदर से, जो उनकी सेल्स जो हैं वो न्यू सेल जो बॉडी के रिप्लेस करते रहते हैं ओल्ड सेल्स को हटाकर, ठीक है ना, तो उनमें तो ग्रोथ होती रहती है। पर ह्यूमंस की जो है हाइट इंक्रीज की जो है
वो सिर्फ एक सर्टेन एज तक रहती है, 18 to 25 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। ऐसे ही लिविंग बीइंग ग्रो फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू सेल डिवीजन, अंदर से बढ़ता रहता है, उनके अंदर ग्रोथ होती है सेल्स की, ठीक है ना। इसलिए ग्रोथ को अपन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बता सकते कि वो लिविंग को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये सेकंड टॉपिक है अपना, ठीक है। इससे पहले जो पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन था, अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ, क्या आप ग्रोथ को लिविंग में कह सकते हो? नहीं ना, अभी आपको समझाया था, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ करती दिखा रही है, तो अपन ग्रोथ का एक स्पेशल इंडिकेटर या फिर सही क्राइटेरिया नहीं बता सकते, ठीक है। सेकंड आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? पेरेंट्स से एक नया ऑर्गेनिज्म का आना, ठीक है। लेकिन इसको भी अपन सही क्राइटेरिया नहीं ले सकते, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये चीज़ें हो रही है। कैसे? जैसे क्लाउड्स हैं, वो एक दूसरे टकरा के अलग अलग हो जाते हैं, तो नया क्लाउड बन जाता है। तो अपन रिप्रोडक्शन को भी एक सही क्राइटेरिया नहीं ले सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म बताने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना, इसका मतलब होता है विशेषताएं, ठीक है ना। अब मैं कई देर से एक वर्ड बोल रही हूँ, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? तो क्राइटेरिया मतलब जैसे ग्रोथ है, ये एक वर्ड है जो अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसको सही बता नहीं सकते, मतलब एक माध्यम जिसको अपन सही नहीं बता सकते, ठीक है ना। क्राइटेरिया एक माध्यम है जिससे अपन, क्राइटेरिया का मतलब ही क्या होता है? माध्यम होता है। जैसे ग्रोथ एक माध्यम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बताने ना बताने का, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है? अब जैसे अपन लोग हैं, अपन एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब एक्सटर्नल चेंजेस को अपन फील कर पाते हैं ना। पर ये क्या इसके अंदर अपन ला सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? नहीं, ये भी एक सही क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि जैसे अपन एरोप्लेन में गए, वहाँ पर जो पर्सन खड़ा रहता है वो बॉम्ब डिटेक्टर, एक मशीन आती है, उससे बॉम्ब डिटेक्ट करता है, पता लगाता है। अब वो तो नॉन लिविंग है, बॉम्ब डिटेक्टर मशीन क्या है? एक नॉन लिविंग है, पर वो पता तो लगा रही है। तो क्या अपन उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। तो बस यही बता रहे हैं, अपन इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं बता सकते, तो ये भी एक सही क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अभी मेटाबॉलिज्म को छोड़ते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ते हैं और कॉन्शियसनेस को छोड़ते हैं। तो अभी अपन ने ना इसके टॉपिक्स देखे थे, अब उन टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है ना। पहले टॉपिक अपना क्या था? ग्रोथ था, ठीक है ना। अब ग्रोथ के बारे में अपन पढ़ते हैं। जब लिविंग के बारे में पढ़ा था, सेम थोड़ा बहुत है, पर देख लो वापस से। इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ द सेल बाय डिवीजन। सेल्स के डिवीजन होने पे उनका नंबर जो है इंक्रीज होता है, तो वो ग्रोथ हो गई, ठीक है ना। ऐसे प्लांट्स में, इन प्लांट्स ग्रोथ ओकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जब तक उनकी जीवन शैली होती है, जब तक उनकी ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली होती रहती है। प्लांट्स में लगातार जो उनकी ग्रोथ होती रहती है, जब तक उनकी लाइफ है तब तक। इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल्स में जो है ग्रोथ जो है एक फिक्स एज तक ही बढ़ती है, उससे बाद नहीं बढ़ती है। जैसे अपन लोग हैं, अपने में एक सर्टेन एज रहती है, ठीक है ना। तो अपन लगातार ऐसे मैक्सिमम अपन 25 एज तक बढ़ सकते हैं, इससे आगे अपन नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो प्लांट्स में जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है। अपन एनिमल्स में, ह्यूमंस में जो है ग्रोथ वो कंटिन्यूसली नहीं रहती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है नॉन लिविंग ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स। नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स मीन्स होता है इंक्रीज इन मास, उनके नंबर मास जो है उनका इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है माउंटेन्स के, सैंड ड्यून्स के। सैंड ड्यून्स क्या होता है? मिट्टी के टेले, सॉरी, ठीक है ना। अब ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। एक डेड ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ सकता, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक का सेकंड पार्ट आ चुका है। फर्स्ट था ग्रोथ, सेकंड आ चुका है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कि एक नई जनरेशन का आना उनके पेरेंट्स से, ठीक है। जैसे सेकंड है फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंगी कैसे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे फंगी का नए फंगी जो है आते हैं, ठीक है। थर्ड है हाइड्रा एंड यीस्ट मल्टीप्लाई बाय बडिंग की हेल्प से हाइड्रा और यीस्ट जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब फैलते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है।
लास्ट है प्लेनेरिया। ए फ्लैट वर्म जनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू वन। ये एक है ना चपटा कोई प्राणी है जो कि है ना एक वर्म जैसा है, जो इसका कोई लॉस्ट पार्ट होता है उससे वो वापस उसको रीजनरेट कर लेता है, वापस बना लेता है, ठीक है ना। जैसे लिजार्ड होते हैं, उनकी पूंछ कट जाती है तो वो उसको वापस रिकवर कर लेती है। अपने ह्यूमन बॉडी में एक पार्ट ऐसा है जो कि रिकवर करने की पूरी कोशिश करता है, जो कि है लीवर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, पूरी ह्यूमन बॉडी में एक पार्ट है जो कि रिकवर होने की कोशिश करता है, कौन सा है? लीवर। चांसेस रहते हैं उसके रिकवर करने के, ठीक है। प्लेनेरिया भी एक ऐसा ही है, ठीक है। तो एक लास्ट लाइन रह गई है, सानिया एजुकेशन हब, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इसके अगले जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। रेगुलर वीडियोस जो है नई आती रहेंगी, आप लोग देखते रहिएगा। पूरी 11th क्लास की बायोलॉजी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी, ठीक है। बाय।